नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वॉल्कनो पर। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों और स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे कक्षा 12 पाठ दूसरा, विश्व वितरण घनत्व एवं वृद्धि, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार आदि। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की दर की प्रवृत्तियां, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या है। इस टॉपिक का मतलब है कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो किस प्रकार से हुई है। जब से इस धरती पे मनुष्य का जन्म हुआ है तब से अब तक जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले हम बात करें 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व जो पूरे विश्व की जनसंख्या थी वो लगभग 50 लाख के आसपास थी। ठीक है स्टूडेंट, तो 10,000 ईसा पूर्व जो जनसंख्या थी वो लगभग 50 लाख के आसपास थी। आज जो विश्व की जनसंख्या है वो 700 करोड़ से भी अधिक है। फिर 8,000 से 12,000 ईसा पूर्व लगभग जो विश्व की जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 80 लाख हो गई। और यह वह टाइम था जब कृषि का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, या कृषि का आरंभ हुआ था। फिर ईसा की पहली सदी, जब ईसा की पहली सदी आई तब जनसंख्या 80 लाख से कितनी हो गई थी, 30 करोड़ हो गई थी। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि की दर धीरे धीरे बढ़ रही थी और जनसंख्या धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही थी। 1650 ईस्वी में आते आते जनसंख्या 50 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो देखिए आप किस प्रकार से जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है और 1650 ईस्वी में जनसंख्या है वो 50 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। कारण 16वीं 17वीं शताब्दी में बढ़ते जो विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को क्या दिया है, एक मंच तैयार किया था। यानी कि जो विश्व व्यापार है उसने जनसंख्या वृद्धि में तीव्र मंच दिया और जनसंख्या है वो अब तीव्र गति से बढ़ने लगी। फिर 1750 ईस्वी में जनसंख्या है वो 50 करोड़ से 55 करोड़ हो गई। यानी कि लगभग 100 साल में जनसंख्या है वो कम से कम लगभग 5 करोड़ बढ़ी। और 5 करोड़ बढ़ने का कारण था औद्योगिक क्रांति का उदय, यानी कि सभी जगह औद्योगिक क्रांतियां शुरू हो गई, बड़े बड़े व्यापार करने लगे जिससे लोग रोजगार मिलने लगा, लोग अपने आय के साधन मिलने लगे। तो जब वो सक्षम हो गए तो वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि भी करने लगे। और यह जनसंख्या में विस्फोट जो वृद्धि है उसका सबसे बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति का उदय। फिर 1830 ईस्वी में जनसंख्या है वो 55 करोड़ से 1 अरब यानी कि लगभग 100 करोड़ हो गई। तो दोस्तों 1650 ईस्वी से 1830 ईस्वी यानी कि लगभग 100 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो गई है, 1 अरब या 100 करोड़, यानी कि दुगनी हो गई है। तो लगभग 100 वर्षों में जनसंख्या है वो दुगनी हो गई है। उसके बाद फिर 1930 ईस्वी में जनसंख्या 1 अरब से बढ़कर 2 अरब हो गई, यानी कि लगभग 100 वर्षों में जनसंख्या है वो 2 अरब हो गई। फिर उसके बाद 1930 से 1960 में जनसंख्या 3 अरब पर पहुंच गई। और फिर 1975 ईस्वी से 1975 ईस्वी में जनसंख्या 4 अरब पर पहुंच गई। 1987 ईस्वी पर 5 अरब, 1999 ईस्वी पर 6 अरब और 2011 ईस्वी पर 7 अरब तक जो विश्व की जनसंख्या है वो पहुंच गई। और जो अनुमान कहता है वो ये कहता है कि 2025 तक जो भारत जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 8 अरब के समीप पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि जनसंख्या जो दुगनी हो रही है वो कितना साल ले रही है। तो स्टूडेंट 1650 ईस्वी से 1830 यानी कि 50 करोड़ से 100 करोड़ होने में लगभग 180 वर्ष लगे स्टार्टिंग में, लेकिन 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगे। यानी कि अब समय क्या हो रहा है, जो जनसंख्या बढ़ने का वो कम हो रहा है और जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। जहां पहले 50 करोड़ से 1 करोड़ होने में 180 वर्ष लगे, वहीं 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगे, यानी 80 वर्ष कम लगे। उसके बाद 2 अरब से 4 अरब होने में यानी कि दुगना होने में 45 वर्ष लगे। यानी कि समय है वो कम होता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है और जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। और फिर 4 अरब से 8 अरब होने में लगभग 50 वर्ष लगेंगे, जो कि
हमें ये बता रहा है कि अब जनसंख्या वृद्धि में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें धीरे धीरे क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। यहाँ 45 साल लग रहे हैं, अब उसमें लगभग 50 साल यानी 5 साल की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को बताएंगे। तो स्टार्टिंग में जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम है, फिर धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट है तो बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, और बाद में अब धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी सी कमी आ रही है। अगर हम यहाँ देखें तो 1830 से 1930 लगभग 100 वर्ष में जनसंख्या 1 से 2 अरब हुई है, जो हम बात कर चुके थे। अब 2 अरब से 3 अरब होने में लगभग 30 साल लगे हैं, और 3 अरब से 4 अरब होने में 15 साल, 4 से 5 अरब होने में 12 साल, 5 से 6 अरब होने में 12 साल, और 6 से 7 अरब होने में फिर से अपने को ये 12 साल लगे हैं। तो स्टूडेंट ये देखेंगे हम कि पहले 100 साल, फिर इसके बाद 2 अरब, तो फिर 3 साल, फिर 15 वर्ष, फिर 12 यानी कि जनसंख्या में तीव्र विस्फोट होने से समय कम होता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3 अरब, 3 से 4 अरब में। लेकिन 12 वर्ष लगातार 3 साल 1987 से 2011 तक जनसंख्या 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 अरब होने में उतना ही समय लगा है, लगभग 12 वर्ष। यानी कि इस वक्त जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसकी जो वृद्धि की दर है वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है या नियत हो गई है। वृद्धि की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन अब 2011 से 2025 में जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग 14 वर्ष लगेंगे। यानी कि अब ये बात हमें बताती है कि अब जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट आई है, लोग समझदार हुए हैं, जिसकी वजह से अब जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी होने से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ये दर बहुत ही अधिक है, क्योंकि 7 अरब से 8 अरब होना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है, जबकि जो विकसित देश हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि की दर कम है। तो जिनको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रभाव, यानी कि जो प्रतिरूप। कहने का मतलब कि जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हमने पढ़ी हैं उसका स्थानिक रूप में क्या प्रतिरूप है, किसी देश में या किसी महाद्वीप में जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है। अभी हमने सिर्फ पूरे विश्व स्तर पे देखा कि जनसंख्या किस प्रकार से डबल हो रही है या 1 अरब से 2 अरब हो रही है। लेकिन हम देशों की बात करें या महाद्वीप की बात करें तो वहां पर जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। तो हम बात करें कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो विकासशील देशों में ज्यादा है, जबकि जो विकसित देश है वहां पर जनसंख्या वृद्धि है वो कम। जनसंख्या वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास से उसका ऋणात्मक संबंध है। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि दोनों में कैसा संबंध है। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है यानी जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी संसाधन कम होंगे तो वहां पर आर्थिक विकास कम होगा। और यदि जनसंख्या वृद्धि कम होगी तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन अधिक मिलेंगे, उस संसाधन का अधिक उपयोग करके अपनी जीविका चला सकता है, पैसा अर्जन कर सकता है। तो उसका जो आर्थिक विकास है यानी कि आर्थिक विकास उसका ज्यादा होगा, वो और ज्यादा सक्षम बनेगा। तो दोनों में ही क्या है, ऋणात्मक संबंध है। इसलिए विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या कम है तो वहां पर आर्थिक विकास ज्यादा है, और विकासशील देशों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो वहां पर आर्थिक विकास कम है। अब हम बात करें, मान लो कि कहीं पर किसी देश में जनसंख्या वृद्धि की दर 1.4% है। अब 1.4% दर देखने में तो बहुत ही कम लग रही है कि ये दर तो बहुत कम है, तो जनसंख्या क्या बढ़ेगी। लेकिन ये 1.4% दर निम्न होते हुए भी बहुत बड़ी दर है। जानते हैं कैसे? यदि ये दर निम्न वार्षिक दर किसी बड़ी जनसंख्या पर लागू हो, जैसे भारत है, चीन जैसे देशों पर लागू होती है, तो भारत और चीन जैसे देशों पर 1.4% जो वार्षिक दर है जनसंख्या की वो भी बहुत अधिक है। 121 करोड़ का अगर आप 1.4% निकालोगे तो जनसंख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में निकल के आएगी। तो ये जो निम्न दर दिख रही है ये भी बहुत बड़ी दर है। और दूसरी बात कि यद्यपि जनसंख्या वृद्धि की दर घटेगी तो भी मान लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि की दर अभी 1.4% है और जनसंख्या है वो 1.4% है और जनसंख्या है 121 करोड़ है।
अभी जनसंख्या में भी वृद्धि काफी तेजी से हो रही है। मान लें कि जनसंख्या वृद्धि की दर 1.4 से कितनी हो गई है, 1%। वृद्धि की दर घट रही है, लेकिन जनसंख्या है अभी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जनसंख्या कम नहीं हुई, वृद्धि की दर कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या में क्या है, अभी भी काफी मात्रा में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर ये दर निम्न होते हुए भी जनसंख्या वृद्धि में काफी बड़ा प्रभाव डालती है। तो निम्न वार्षिक दर बड़ी जनसंख्या पर लागू होने पर जनसंख्या में भी विशाल परिवर्तन होगा, और वृद्धि की दर घटेगी तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर परीक्षा में पूछे कि निम्न दर होने के बाद भी जनसंख्या में परिवर्तन बहुत अधिक होगा, इसको समझाइए, तो आप इन 2 पॉइंट्स के द्वारा इसको समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या में चाहे धनात्मक परिवर्तन हो चाहे ऋणात्मक परिवर्तन हो, उससे हमारे या हमारे आसपास या पूरे विश्व में क्या प्रभाव बनता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि संसाधनों में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत कम पड़ जाएंगे और यह एक बहुत गंभीर समस्या है। दूसरा है जनसंख्या में अगर कमी आ रही है, यानी कि जनसंख्या का ह्रास भी हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी विषय है। जैसे कि हम बात करें चीन की, चीन ने जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी तो 1 चाइल्ड की नीति अपनाई, लेकिन जब उसकी जनसंख्या वृद्ध होने लगी तब उसने वहां के निवासियों को छूट देते हुए 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी। लेकिन अब चीन के द्वारा 3 बच्चों की अनुमति वाला प्लान लागू कर दिया है, क्योंकि वहां की जनसंख्या तेजी से गिर रही है और जो जनसंख्या है वो काफी वृद्ध हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जनसंख्या अगर ह्रास है तो उस देश के लिए वो भी बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यह बात इंगित करती है कि पहली जो जनसंख्या थी जिसका पोषण वहां के जो संचालन कर रहे थे वो अब इतने सक्षम नहीं है कि अब उस जनसंख्या का पोषण कर सके, यानी कि उस जनसंख्या में कमी आ रही है। तो वो ये इंगित करता है कि अब वहां के संसाधन इतने सक्षम नहीं है कि वो इस जनसंख्या को पोषित कर सके, और यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उसके बाद कोरोना, HIV, एड्स जैसी भयंकर घातक बीमारियां हैं वो भी इस जनसंख्या वृद्धि की वजह से काफी बड़ी हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ है, जनसंख्या में काफी ह्रास भी होने लगा है। आपने देखा होगा अभी कोरोना जैसी महामारी थी जिसमें काफी लाखों लोग अमेरिका जैसे देशों में मारे गए, भारत में भी काफी लोग मारे गए। तो इस प्रकार की जो महामारियां हैं वो जनसंख्या वृद्धि की दर को कम कर देती है और मृत्यु को बढ़ा देती है, और साथ में जीवन प्रत्याशा को भी कम कर देती है। तो ऐसी एक बीमारी जैसे कि एड्स, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस नाम को याद रखना, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या है। यह एक लाइलाज बीमारी है, और साथ में कोरोना, जो कि अब ये किताब पहले छप चुकी है तो इसमें कोरोना का नाम नहीं है, लेकिन हम कोरोना जैसी महामारी का नाम भी इसमें लिख सकते हैं। जैसी घातक बीमारियों ने अफ्रीका, एशिया, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रमंडलों में मृत्यु दर को काफी बढ़ाया है। इससे हुआ क्या है, वहां की जीवन जो उम्र थी, एवरेज की उम्र थी वो काफी कम हुई है, जीवन प्रत्याशा कम हुई है, और जनसंख्या वृद्धि की दर भी काफी धीमी हुई है। तो इस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन से ये 3 प्रभाव हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, तो हमें इन 3 प्रभावों को ढंग से याद करना है। बात करें भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की, तो वो कितनी है, 1.64% है। तो परीक्षा में एक सिंपल सी लाइन है कि भारत की जो वार्षिक जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो कितनी है, तो वो है 1.64%। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विज्ञान व प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने जनसंख्या को बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दिया है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से आज हम इस साइंस और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं, और बिना टेक्नोलॉजी के हम अपने जीवन को बिल्कुल अधूरा और निरस मानते हैं। तो स्टूडेंट, पहले जो सभी कार्य होते थे, चाहे खेती के हो, चाहे उद्योगों के हो, या कोई भी कार्य होते थे, या तो मानवीय ऊर्जा या कोई प्राणी, जैसे कि कहीं आना है जाना है तो ऊंट, बैलगाड़ी, प्राणी ऊर्जा, या मानवीय ऊर्जा या मानव को अपने हाथों से मेहनत करता था। लेकिन इनकी जगह क्या आया, भाप के इंजन। भाप के इंजन यानी कि जो भाप से चलने लगे, और इस भाप के इंजनों ने क्या किया कि जो जल है, यानी कि खेतों में पानी पहुंचाना है या फैक्ट्री में पानी पहुंचाना है, या हमको जो अपन हवा है, जो अपन कृत्रिम हवा में खेती में काम लेते हैं, जहाँ अपन थ्रेशर है, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पर
खल है वो अलग हो जाती है और जो बीज है वो अलग हो जाते हैं। तो वहां पर पवन व जल के लिए जो यांत्रिक ऊर्जा है वो भाप इंजन से मिली। तो कुल मिलाकर ये है कि पहले जहां हम कुएं से पानी खींच रहे थे, हाथों से खींच रहे थे, मशीनें आ गई, भाप के इंजन आ गए, फिर डीजल के इंजन आ गए, फिर बिजली के इंजन आ गए। तो इन चीजों ने मानवीय ऊर्जा और प्राणी ऊर्जा है उसको प्रतिस्थापित कर दिया टेक्नोलॉजी ने, जिसकी वजह से हमारे काम आसान हो गए और तेजी से होने लगे। और जो कृषि और और अपनी जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो उत्पादन में काफी वृद्धि करने लगी। तो हम जानते हैं पहले जो बैलों से खेती करते थे, आज ट्रैक्टर से खेती करते हैं। तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी बदली, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ दिया, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो काफी बढ़ा है। जब उत्पादन बढ़ा तो लोग सक्षम हुए, जब लोग सक्षम हुए तो वे अपना सक्षम होने के बाद उनके कुपोषण का शिकार नहीं हुए। जो लाखों लोग कुपोषण की वजह से मर जाते थे वो अपना अच्छा इलाज करवा सकते थे। इसलिए क्या हुआ, इस वजह से जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई। इसके बाद हम बात करते हैं महामारी और जो अन्य रोग जिसमें से घरों के घर खाली जाते थे, उन महामारियों और रोगों को विज्ञान व तकनीक की सहायता से हमने टीकाकरण की सुविधाएं दी। जैसे कोरोना में लाखों लोग मारे गए लेकिन हमने उसका वैक्सीन खोजा और अब हम कोरोना पर काफी हद तक काबू पा चुके हैं। साथ में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ, स्वच्छता रही। तो स्वच्छता के रहने की वजह से क्या हुआ, अब बीमारियां कम होने लगी हैं। टीकाकरण की वजह से कई बीमारियों को खत्म कर दिया गया, जैसे पोलियो है या चेचक है या छोटी माता है या बड़ी माता है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है। तो इससे क्या हुआ है, मृत्यु दर में कमी आई है। और जब मृत्यु दर में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें हर तरह की सुविधाएं दी है, जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या जो वृद्धि है वो बढ़ेगी और मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।